प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 1 पूर्णांकों का योग, घटाव, गुणन एवं भाग पर चर्चा करेंगे तथा प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक को भी हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणन तथा भागफल पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ लाल रंग के गेंद और कुछ नीले रंग के गेंद लेते हैं। लाल रंग के गेंदों को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं तथा नीले रंग के गेंदों की संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 7 लाल रंग के गेंद लिए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूर्णांक -7 को निरूपित करेगा तथा नीले रंग के 5 गेंद लिए हैं, यह पूर्णांक +5 को निरूपित करेगा। तो अब हमें इन दोनों पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लाल रंग और नीले रंग के गेंदों का एक युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इस तरह के कितने जोड़े बनते हैं यहाँ, ये बनते हैं 5 जोड़े। और प्रत्येक लाल रंग का गेंद और नीले रंग का गेंद एक दूसरे को कैंसल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी जो बचे हुए गेंद होंगे वो किस रंग के हैं। बाकी बचे हुए गेंद यहाँ पर बच रहे हैं 2 लाल रंग के। इसका अर्थ हुआ -2। ये किसको निरूपित करेगा, नफी 2 को। तो इसलिए नफी 7 और +5 का योग हमें प्राप्त हुआ नफी 2। इसको एक अन्य उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब हम 9 नीले रंग के गेंद लेते हैं तथा 7 अन्य नीले रंग के ही गेंद लेते हैं। अब यहाँ हम कोशिश करते हैं फिर से पेयर बनाने की, लेकिन यहाँ लाल रंग का कोई भी गेंद नहीं है, क्योंकि पेयर हमने इस तरह से बनाने होते हैं कि एक लाल रंग का गेंद हो, एक नीले रंग का। तो यहाँ पर दोनों ही क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हैं, +9 +7, तो यहाँ पर कुल जो योग आएगा हमारे पास, सारे के सारे नीले रंग के गेंद हैं, कोई भी एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा। इसलिए +9 +7 ये जो योग प्राप्त होगा वो होगा +16 के बराबर, जिसको हम 16 भी लिखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पूर्णांक विपरीत चिन्हों के हैं तो उनका योग किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उन पूर्णांकों को बिना साइन को ध्यान में रखते हुए, बिना चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम पहले घटा देते हैं। जैसे 7 में से हमने 5 घटा दिए, 2 बचा। फिर जो ज़्यादा संख्या में थे लाल रंग के गेंद, उसका चिन्ह लगा देते हैं हम। तो यहाँ आ जाता है नफी 2। ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले उदाहरण में नफी 2, लेकिन यहाँ सारे के सारे ही धनात्मक हैं। +9 +7 धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर आएगा +16, क्योंकि एक जैसे साइन हैं तो ये आपस में जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, विपरीत साइन वाले जो पूर्णांक थे वो आपस में जुड़ते नहीं, घट जाते हैं और बड़ी संख्या के साइन के साथ, बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ उत्तर आता है हमारा। इसको और अन्य उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं। जैसे अब हमने यहाँ लाल रंग के 8 गेंद लिए हैं और लाल रंग के अन्य 6 गेंद लिए हैं। तो यहाँ भी हम
युग्म बनाने की कोशिश करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं लाल और नीले रंग के गेंदों की, लेकिन यहाँ नीले रंग का कोई भी गेंद नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नफी 8 और नफी 6 का योग फिर से यहाँ पर टोटल बनते हैं 14 लाल रंग के गेंद। तो इसका अर्थ ये होता है कि इनका योग नफी 8 जमा नफी 6, जिसको हम नफी 8 नफी 6 लिखते हैं, वो होगा नफी 14, क्योंकि सारे के सारे गेंद लाल रंग के हैं। अब हम क्या करते हैं कि नीले रंग की गेंदों की संख्या को ज़्यादा लेते हैं, 7 नीले रंग के गेंद लेते हैं, और लाल रंग के गेंदों की संख्या हम लेते हैं केवल 5। तो नीले रंग के गेंदों को जो पूर्णांक निरूपित करेगा वो है +7, और नीले रंग के गेंदों को जो पूर्णांक निरूपित करता है वो है नफी 5। अब यहाँ दोनों का योग हमने ज्ञात करना है, तो फिर से हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेयर कैसे बनाना है, एक लाल रंग का गेंद और एक नीले रंग का गेंद। तो इस तरह से जो पेयर बनते हैं हमारे, वो बनते हैं 5। अब यहाँ 5 पेयर बने, लेकिन जो शेष बच गए वो बचे 2 नीले रंग के। 5 पेयर जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक लाल है एक नीला है, एक लाल है एक नीला है, कैंसिल हो गए। तो 2 बच गए। 2 कैसे, धनात्मक या ऋणात्मक? नीले रंग का जो पूर्णांक होगा वो धनात्मक होगा, इसलिए जमा 7 जमा नफी 5, जमा 7 और नफी 5 का योग आएगा हमारे पास जमा 2 के बराबर। क्योंकि विपरीत चिन्ह के पूर्णांक हैं तो इसमें घटा देंगे, और बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वो हम उत्तर में लगा देते हैं। अब आगे पूर्णांकों का गुणन एवं भाग कैसे किया जाता है। पूर्णांकों का योग और व्यवकलन हमने सीख लिया, अब पूर्णांकों का गुणन और भाग सीखेंगे। पहले हम पूर्णांकों का गुणन करेंगे। तो पहले जैसे हमने दोनों पूर्णांक, इस केस में दोनों पूर्णांक ए भाग में धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, 2 भी धनात्मक है 3 भी धनात्मक है, तो हमारा 2 गुणा 3 उत्तर आ जाता है 6। ये कैसे हुआ, 2 गुणा 3 का अर्थ है 2 को 3 से गुणा करने का मतलब है कि 2 को 3 बार जोड़ना, 2 जमा 2 जमा 2 जो कि हो जाता है 6, या 2 गुणा 3 का अर्थ है 3 को 2 बार जोड़ना, 3 जमा 3 वो भी हो जाता है 6। अब अगर एक पूर्णांक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तब हम किस प्रकार गुणा करेंगे, इसको समझने के लिए नफी 2 गुणा 3 नफी 6 होगा। इसको समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं कि नफी 2 पूर्णांक को 3 बार जोड़ते हैं, तो ये बनता है नफी 2 जमा नफी 2 जमा नफी 2, जो कि किसके बराबर हो जाता है, नफी 2 नफी 2 जो कि बन जाता है नफी 6। इसी प्रकार अगर 2 गुणा नफी 3 करना है हमें, 2 एक धनात्मक पूर्णांक 2 है और ऋणात्मक पूर्णांक नफी 3 है, 2 की नफी 3 से गुणा करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है नफी 3 को 2 बार जोड़ना, जो कि कितना आ जाता है नफी 3 जमा नफी 3 नफी 6। तो गुणा का जो कॉन्सेप्ट है वो जमा से ही बना है। 2 गुणा नफी 3 का अर्थ है नफी 3 को 2 बार जोड़ना। इसी प्रकार अब हम अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो इसका अर्थ यहाँ ये हो जाता है कि नफी 2 को 3 बार ऊपर, जैसे हमने 3 बार जोड़ा था, अब यहाँ नफी 3 है तो 3 बार घटाना, तो इसको लिखते हैं नफी माइनस -2 माइनस -2 माइनस -2। पर ये माइनस इंटू माइनस का एक ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने का एक तरीका है कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों होता है, ये यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ जैसे एक पूर्णांक धनात्मक है, दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक को डिनोट किया गया है, इसको बोला गया है कि दोस्त
धनात्मक पूर्णांक कैसे हैं? दोस्त और ऋणात्मक दुश्मन। तो दोस्त का दोस्त प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, और दोस्त का दुश्मन प्लस इंटू माइनस, प्लस दोस्त है इंटू मतलब का माइनस दुश्मन, दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन, माइनस आ गया। इसी प्रकार दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन होता है, माइनस आ गया। इसको समझते हैं। अब लास्ट वाला दुश्मन का दुश्मन वो क्या होता है? दोस्त। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब इसी में अब हम दो या दो से अधिक पूर्णांकों की गुणा करते हैं। तो यहाँ जैसे पहले नफी 2 गुणा नफी 3 गुणा नफी 5 इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? नफी 2 और नफी 3 की गुणा करेंगे। पहले तो हमने दो पूर्णांकों की गुणा करनी है। अब हमने सीखा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। नफी 2 गुणा नफी 3 ये बनता है 6 प्लस का, गुणा नफी 5, नफी 5 से उसकी गुणा करेंगे। और फिर प्लस इंटू माइनस मतलब दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, साइन तो उसी प्रकार लगेगा जब गुणा करती वक्त। तो प्लस इंटू माइनस माइनस और अंकों की गुणा कर देंगे। 6 गुणा 5 30, तो 6 गुणा नफी 5 हो गया माइनस 30। इसी प्रकार अब अगर 5 गुणा नफी 6 गुणा नफी 7 इसको हल करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 की गुणा पहले हम नफी 6 से गुणा करते हैं तो ये बनता है नफी 30। क्यों? क्योंकि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, तो यहाँ साइन लगाएंगे हम माइनस का, इंटू माइनस 7, माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस 30 गुणा 7 210। तो उत्तर आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो हमने देखा कि अगर तीनों यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उत्तर में जो साइन है, चिन्ह है, वो भी ऋणात्मक ही है, माइनस का है, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है हमें। अगर गुणा में दो पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो उत्तर में हमारा धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और इसी तरह अगर गुणा में माइनस की संख्या, माइनस वाले पूर्णांकों की संख्या अगर सम संख्या है तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर धनात्मक पूर्णांक आएगा। अन्यथा यदि गुणन में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम संख्या है तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा एक। अब इसी तरह यही रूल भाग के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे यहाँ नफी 15 भाग 3, नफी 15 को 3 से भाग करते हैं तो ये बनता है नफी 5। क्योंकि यहाँ एक ही माइनस है जो कि विषम संख्या में है, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। और 3 से हम नफी 15 को भाग करते हैं तो उत्तर आएगा हमारा नफी 5, क्योंकि 3 से 15 को जब भाग किया जाता है तो 5 आता था उत्तर पर, माइनस का चिन्ह एक बार आ रहा है तो उत्तर में -5 होगा। अब दूसरा भाग, इसमें भाग में हम देखते हैं नफी 15 को भाग किया जाता है नफी 3 से, तो नफी 15 बटा नफी 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस के दो चिन्ह हैं। तो माइनस के जब भी सम संख्या में चिन्ह होंगे भाग के समय भी, तो यहाँ पर उत्तर में धनात्मक पूर्णांक में उत्तर आएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हमारा उत्तर बनता है प्लस का 5। तो नफी 15 भाग नफी 3 हो जाता है +5 या 5। अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।
यहाँ दिया है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस बी बराबर है ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो ए और बी के मान दिए हैं, अलग अलग मान दिए हैं। पहले ए दिया है 21, बी दिया है 18 पहले भाग में। तो अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, बायां पक्ष जो है वो है ए माइनस बी और राइट हैंड साइड है ए प्लस बी। तो इसको हमने सत्यापित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा जब हम ए और बी के मानों को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ए है, इसमें ए का मान हम भरते हैं 21, नफी 18। 21 की जगह ए की जगह 21 और बी की जगह हम भर रहे हैं 18। माइनस इंटू माइनस वैसे ही रहा इसमें भी, तो बन जाता है 21 जमा 18 39 39। अब राइट हैंड साइड है ए प्लस बी। अब इसमें हम ए की जगह 21 भरेंगे और बी की जगह 18। 21 जमा 18 बन जाता है 39। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर आते हैं 39 के बराबर। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः ए नफी बी बराबर है ए जमा बी का सत्यापन हो गया है। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ए बराबर है 118 और बी बराबर है 125 दिया है। हमें सत्यापित करना है कि ए माइनस बी बराबर है ए जमा बी। लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी। तो इसमें हम ए और बी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। ए की जगह 118, नफी बी है तो नफी बी की जगह 125। तो ये बन जाता है 118 माइनस इंटू माइनस प्लस 125। तो ये बन जाता है 243 लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं, वहाँ दिया है ए प्लस बी। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये हमने देखने हैं। अब ए और बी के मानों के लिए ए 118, वहाँ पर इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं और बी की जगह 125। जब दोनों को जोड़ा जाता है तो ये फिर से 243 बनता है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः ए नफी बी बराबर है ए जमा बी का सत्यापन हो गया है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें दिया है ए बराबर है 75 और बी का मान दिया है 84। हमें सत्यापित करना है कि ए नफी बी बराबर है ए जमा बी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। ए की जगह ए नफी बी है तो ए की जगह यहाँ भर देंगे 75, नफी वैसे ही, और नफी दोबारा फिर से ब्रैकेट में बी की जगह 84। तो ये बनता है 75 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 84। 75 जमा 84 ये बन गया 159। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर आता है 159। अब राइट हैंड साइड दी है ए प्लस बी। क्या ये दोनों बराबर हैं ए और बी के मान प्रतिस्थापित करने पर? तो ए प्लस बी मतलब ए की जगह यहाँ मान प्रतिस्थापित करते हैं 75 और बी की जगह 84। तो ए जमा बी मतलब 75 जमा 84, इनको जोड़ने पर भी 159 आता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, अतः ए माइनस बी बराबर ए जमा बी का सत्यापन हो गया है। अब हम 9वां प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा है, छोटा है अथवा बराबर है का उपयोग कीजिए। अब इसमें पहला भाग ए भाग है, नफी 8 जमा नफी 4, बीच में खाली स्थान है। यहाँ पर आपने साइन लगाना है कि ये बड़ा है या छोटा है, किससे? नफी 8 नफी 4 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में है नफी 8 जमा नफी 4 और राइट हैंड साइड में है नफी 8 नफी 4। क्या ये दोनों बराबर हैं या एक दूसरे से बड़े छोटे हैं?
बीच में हमने साइन लगाना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नफी 8 जमा नफी 4, इसको लिखा जा सकता है, ब्रैकेट जब खोलेंगे नफी 8 नफी 4 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो नफी 8 नफी 4 आ गया यहाँ। अब नफी 8 नफी 4 हो गया नफी 12 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आता है नफी 12, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ है नफी 8 नफी 4, तो ये बनता है नफी 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बन गया, नफी 8 जमा 4, ये हो जाता है नफी 4। अब नफी 12 और नफी 4 दोनों में कौन बड़ा है? क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो नफी 4 का अर्थ है 0 से 4 कम, और नफी 12 का अर्थ है 0 से 12 कम। जितनी बड़ी संख्या के साथ ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है वह संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। इसलिए नफी 12 नफी 4 से छोटी होगी, क्योंकि नफी 12 0 से 12 कम है और नफी 4 0 से केवल 4 कम है। तो इसलिए नफी 4 जो है नफी 12 से बड़ा है, इसलिए निशान इस ओर लगा है, नफी 4 की ओर इसका मुंह खुला है। नफी 4 बड़ा होगा नफी 12 से, अतः नफी 8 जमा नफी 4 छोटा होगा नफी 8 नफी 4 से। अब और उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ दिया है नफी 3 जमा 7 नफी 19 लेफ्ट हैंड साइड में, और बीच में खाली स्थान है। राइट हैंड साइड में दिया है 15 नफी 8 जमा नफी 9। ये क्या ये दोनों बराबर हैं या छोटे बड़े हैं एक दूसरे से, वो देखना है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये है नफी 3 जमा 7 नफी 19, जब ब्रैकेट खोलेंगे बनता है नफी 3 जमा 7 नफी 19। अब नफी 3 जमा 7, पहले इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ते हैं हम, ये हो जाता है +4 और नफी 19। उसी प्रकार 4 नफी 19, अब यहाँ विपरीत चिन्ह के पूर्णांक हैं दोनों, तो अब यहाँ जोड़ा नहीं जाएगा, मतलब घट जाएंगे। 19 में से 4 को घटा देंगे और साइन जो है बड़ी संख्या लगेगा, तो ये बन जाता है नफी 15। अब आगे राइट हैंड साइड वाले जो 15 नफी 8 जमा नफी 9 है उसको हम सॉल्व करते हैं। 15 ब्रैकेट खोलेंगे, 15 नफी 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 9, तो ये बन जाता है 15 नफी 8 नफी 9। अब हम क्या करते हैं, या तो 15 में से 8 को पहले घटा लो, या फिर हम क्या करते हैं कि नफी 8 और नफी 9 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ऋणात्मक हैं दोनों ही, तो यहाँ जो समान चिन्ह वाले पूर्णांक होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, और जो कॉमन चिन्ह होता है दोनों का वो लगा देते हैं। तो ये बनता है 15 नफी 8 नफी 9 नफी 17 के बराबर। 15 नफी 17 जो कि हो गया नफी 2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब नफी 15 और नफी 2 में कौन बड़ा है, क्योंकि नफी 2 बड़ा है नफी 15 से। नफी 2 0 से केवल 2 कम है, नफी 15 0 से 15 कम है, अतः नफी 3 जमा 7 नफी 19 छोटा होगा 15 नफी 8 जमा नफी 9 से। अब 10वां क्वेश्चन है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। बंदर बैठा है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर। अब वो कैसे क्या करता है, पानी नीचे है, 9वीं सीढ़ी पर पानी है, तो वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। इस प्रकार वो करता रहता है, एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाएगा और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाएगा। तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक आकृति बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि बंदर यहाँ पहली सीढ़ी पर बैठा है और इस तरह सीढ़ियाँ नीचे को 9वीं सीढ़ी पर पानी है यहाँ।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी छलांगे लगाएगा? तो आप देख रहे हैं पहली छलांग में वो 3 सीढ़ियाँ नीचे को आएगा, दूसरी में 2 सीढ़ियाँ ऊपर को, तीसरी में 3 सीढ़ियाँ फिर नीचे को और पहुँचेगा 5वीं सीढ़ी पर। पहली छलांग में जब 3 सीढ़ियाँ नीचे को आता है तो चौथी सीढ़ी पर पहुँचा, फिर चौथी सीढ़ी से 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, दूसरी सीढ़ी पर वापस आ गया, फिर दूसरी सीढ़ी से 3 सीढ़ियाँ दोबारा नीचे की ओर आ रहा है, 5वीं पर पहुँचा, 5वीं सीढ़ी से दोबारा 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर वापस आता है, तीसरी पर आ गया, तीसरी से दोबारा 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, छठी पर पहुँचा, छठी से वो दोबारा 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चौथी पर आ गया, चौथी से दोबारा 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर तो पहुँच गया 7वीं के ऊपर, 7वीं से दोबारा 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर पहुँच गया 5वीं पर, 5वीं सीढ़ी से 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर 8वीं सीढ़ी के ऊपर पहुँचता है, 8वीं से फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर वापिस जाता है तो छठी सीढ़ी के ऊपर, फिर छठी से दोबारा 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है तो पहुँच जाता है 9वीं सीढ़ी पर। तो ऐसा कितनी छलांगों में उसने किया? तो गिनते हैं हम कितनी छलांगे लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 छलांगों में बंदर पानी के स्तर तक अर्थात 9वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। अब दूसरा भाग है इसका, दूसरा भाग उसमें पूछा है कि पानी पीने के पश्चात वह वापिस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं आकृति से। फिर अब क्या करता है, वो 9वीं सीढ़ी से पानी पीने के बाद वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर एक छलांग में जाता है। तो 9वीं सीढ़ी से जब 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा तो ये पहुँचेगा 5वीं सीढ़ी पर, फिर दोबारा 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरेगा अगली छलांग में तो पहुँचेगा 7वीं सीढ़ी पर, फिर अगली छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर तो ये पहुँचेगा 3री सीढ़ी पर, फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर ये पहुँच जाएगा 5वीं सीढ़ी के ऊपर, फिर अगली छलांग में दोबारा 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर तो ये पहुँच जाएगा पहली सीढ़ी के ऊपर। तो इस प्रकार कितनी छलांगों में वो पहली सीढ़ी के ऊपर पहुँच जाएगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ छलांगों की संख्या 1 2 3 4 5। तो बंदर 5वीं छलांग में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुँच जाएगा। तो अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में पूछा गया है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो यहाँ देखिए भाग ए में नफी 3 जमा 2 जमा डैश डैश बराबर है नफी 8 हो। तो आप देखेंगे कि नफी 3 किसको निरूपित कर रहा है? नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को, और जमा 2 धनात्मक पूर्णांक वो कर रहा है ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को। तो इसमें पूछा गया है फिर कि भाग ए में योग नफी 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो भाग बी में योग 8 आएगा, किसको निरूपित करेगा? वो भाग बी में क्या है? 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर माइनस, तो +8 किसको निरूपित करेगा ये पूछा गया है। तो इसको समझते हैं हम। यहाँ नफी 3 जमा 2 मतलब 3 सीढ़ियाँ नीचे फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर, फिर इस प्रकार वो नफी 3 जमा 2 हो गया नफी 1। तो इस तरह कितनी बार होगा है?
दो, नफी 3 जमा 2, 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 यह आ जाता है नफी 8। और बी भाग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाएगा, 2 सीढ़ियाँ फिर से नीचे की ओर, जमा 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो यहाँ योग आ जाता है 8। अब यहाँ जो योग 8 आया है, इसका अर्थ ये है कि 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित कर रहा है, प्लस 8 है। और ऊपर वाले भाग में नफी 8 किसको निरूपित कर रहा था? 8 सीढ़ियाँ नीचे आने को, क्योंकि पहली सीढ़ी से वो 8 सीढ़ियाँ नीचे उतरा, 9वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो, और यहाँ 9वीं सीढ़ी से वो पहली सीढ़ी पर ऊपर जाता है, तो 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित कर रहा है। यहाँ पर जो योग 8 प्राप्त होता है।